अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं पिछले कुछ दिनों मसरूफ़ियत की वजह से अपना वीलॉग नहीं बना सका था। मेरी कोशिश यही होती है कि डेली बेसिस पे एक वीलॉग आपके साथ लाज़मी शेयर करूँ। तो चलिए आज वीलॉग का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साबका जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब दुबई के एक हॉस्पिटल में तवील इलालत के बाद इस दार पानी से कूच कर गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में तकरीबन 9 से 10 साल जो है पाकिस्तान के हुक्मरान रहे और उन्होंने ये उनकी जो एक दास्तान है वो अरूज और ज़वाल की एक दास्तान है। 1999 में जब उस वक़्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब ने उनको मअज़ूल किया, तो उन्होंने वो हुक्म मानने से इनकार किया और आइन को मनसूख़ करके मार्शल लॉ लगा दिया। उसके बाद वो 2002 तक मुल्क के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव रहे और 2002 में वो सदर मुंतखब हुए और 2007 में उन्होंने अपनी आर्मी चीफ़ का ओहदा छोड़ा और कमान साबका जनरल परवेज़ कियानी के हवाले की और दोबारा से वो सदर मुंतखब हो गए। लेकिन उसके बाद वो बमुश्किल 1 साल जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरान रह सके। उनके खिलाफ वकला की एक तहरीक ने बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा और उन्हें आखिरकार इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ा। लेकिन उनका सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आई, नवाज़ शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने ख़ुसूसी अदालत तश्कील दी और उनको उसमें गद्दारी के मुकदमे में उनको परवेज़ मुशर्रफ साहब को मुजरिम बनाया और उनको सज़ाए मौत सुनाई गई उसमें। उसके बाद वो दुबई शिफ्ट हो गए, दुबई चले गए और दुबई में ही वो अदालत पेश की काफ़ी अर्सा उन्होंने। उसके बाद वो इस जहान को छोड़कर अल्लाह ताला के पास चले गए। उनके 9 से 10 साल इक़्तिदार के दौर में पाकिस्तान उनके दौर में कुछ चीज़ें पॉज़िटिव हुई और कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हुई। पॉज़िटिव चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि 1998 में 28 मई 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, तो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल इक़्तिसादी पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा आयद कर दी गई थी और पाकिस्तान की जब 1999 में आए, इक़्तिदार में आए, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी वो तबाही के दाने पर थी। 2001 में दुनिया के नक्शे पे एक गैर मामूली वाक़या हुआ और 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में अल-कायदा ने दहशतगर्द हमले किए, जिसमें 3000 के लगभग लोग जो है वो लुक़मा अजल बने। अमेरिका ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को अपने साथ इत्तेहादी बनाया, पाकिस्तान को, यानी कि उन्होंने अपना इत्तेहादी बनाया और पाकिस्तान के ऊपर से इक़्तिसादी पाबंदियाँ हट गईं। ये एक पॉज़िटिव चीज़ थी। उसके बाद अमेरिका ने मुख्तलिफ़ मद्दात में पाकिस्तान को डॉलर्स दिए, यानी कि उनको इमदाद दी, पाकिस्तान को इमदाद दी और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के कर्ज़े हासिल करने की जो एक सलाहियत थी, उसमें भी काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान इत्तेहादी बन गया था अमेरिका का। उसके अलावा जब ये मतलब सूरत हाल थी कि पाकिस्तान का जो असल इशू है, देरीना इशू है, वो डॉलर्स की फ़राहमी का ही है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से इम्पोर्ट ज़्यादा रही है, एक्सपोर्ट कम रही है। तो पाकिस्तान को हमेशा एक गैप का सामना होता है, तो डॉलर के जाने की शरह और आने की शरह में हमेशा गैप होती है, आते कम है, जाते ज़्यादा है। तो उस वक़्त क्योंकि डॉलर ज़्यादा थे, तो कंज़्यूमरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ा। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कंज़्यूमरिज़्म बढ़ाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की एक हालत रही उस वक़्त में। लोग निस्बतन खुशहाल थे। सियासी तौर पे भी अगरचे ऊपर के लेवल पे जमहूरियत नहीं थी, क्योंकि वो डिक्टेटर थे, लेकिन निचले लेवल पे उन्होंने जमहूरियत को मज़बूत करने में रोल प्ले किया। 2002 में उन्होंने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास करवाया और एक मजबूत बलदियाती निज़ाम पाकिस्तान में उसकी बुनियाद रखी। उस उनके दौर में बहुत अच्छा ये निज़ाम चलता रहा, ऑल्दो चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर उसी तरह जो सिविल गवर्नमेंट्स करती हैं छोटे लेवल पे जमहूरियत के साथ, वो उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उस दौर में आपको याद होगा कि नाज़िम, नायब नाज़िम वगैरह के ओहदे डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे मुतारिफ़ करवाए गए और लोगों के मसाइल जो थे वो बड़े आसानी से हल होना शुरू हो गए। और उस वक़्त ब्यूरोक्रेसी के जो इख्तियारात थे वो बहुत ज़्यादा महदूद हो गए थे और असल इख्तियारात इन्हीं लोगों के पास थे और लोगों ने इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाया। तो ये तो बड़ा अच्छा एक पॉज़िटिव इक़दाम था। मतलब कहने का कि ये जो मुआशी और सियासी इस्तेहकाम था वो निस्बतन बहुत अच्छा था उस दौर में। लेकिन जो नेगेटिव काम हुए, सबसे पहला नेगेटिव काम तो ये हुआ कि आइन को मनसूख हुआ। जो ऊपर लेवल पे जमहूरियत थी, उसका सफ़र 1999 के बाद रुक गया। 2008 तक वो फ्रीज़ रहा। पाकिस्तान में जो असल जमहूरियत है वो नहीं थी उस दौर में। जो ऊपर लेवल पे, यानी कि नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे जमहूरियत नहीं थी। वो जमहूरियत फ्रीज़ हो गई एक किस्म की और ये एक नेगेटिव चीज़ थी। उसके अलावा पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का अफ़रियत ने जन्म लिया, वो अमेरिका की जो जंग में हम अमेरिका के इत्तेहादी बने, अमेरिका ने जब
अफ़गानिस्तान में अलकायदा के ऊपर धावा बोला, तो उसमें हम अमेरिका के इत्तेहादी बने और उसके सहूलतकार बने। उसकी वजह से पाकिस्तान में इसके स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत ज़्यादा आए दहशतगर्दी के, और पाकिस्तान ने बहुत बड़े उसके बाद सानहात फेस किए दहशतगर्दी के ज़मरे में। और ड्रोन अटैक्स बहुत ज़्यादा हुए पाकिस्तान की बिल के बगैर, उसके बाद भी चलते रहे, नवाज शरीफ के दौर तक चलते रहे। यानी कि दहशतगर्दी, इन शॉर्ट दहशतगर्दी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आई। और इसके अलावा जो नेगेटिव चीज़ हुई वो ये हुई कि जो मईशत में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो इंडस्ट्री थी उसको बढ़ाने पर फोकस नहीं किया। इम्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। यानी कि हमारी जो असल जड़ है मुआशी बहरान की या मुआशी मुश्किलात की, वो आपकी एक्सपोर्ट्स का ना होना और इम्पोर्ट्स का ज़्यादा होना है। एक्सपोर्ट्स भी चलें छोड़ दें, यानी कि आपकी सनत का मजबूत ना होना पाकिस्तान की असल मसाइल की जड़ है। आप सनत को मुल्की लेवल पे ही अगर अच्छे तरीके से फ़ाल कर दें और उसके ऊपर काम करें, प्रोटेक्शनिज़्म लगाएँ, बाहर की चीज़ों को कम से कम अंदर आने दें और यहाँ की प्रोडक्शन को आप जो है वो बढ़ावा दें, तो भी पाकिस्तान की इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कम होंगी और पाकिस्तान का जो एक इम्बैलेंस है डॉलर में वो कम होगा। अब मुशर्रफ साहब ने इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया। दूसरा काम जो हुआ कि उनके दौर में कंज्यूमरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ा। चीज़ें लोगों की ईज़ी एक्सेस में आई, क्रेडिट के ऊपर लोगों को फ्रिज, एसी, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा मिलने लगे। हर चीज़ मतलब ईज़ी एक्सेस में आ गए लोगों ने खरीदना शुरू किया। तो बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा उनके दौर में। लेकिन बिजली का इस्तेमाल बढ़ने के साथ बिजली की पैदावार वहीं पे खड़ी रही। बिजली की पैदावार के ऊपर फोकस नहीं किया गया। तो आपको याद होगा कि उसके बाद कई सालों तक पाकिस्तान को लोड शेडिंग का बड़ा शदीद लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत, बिजली की पैदावारी सलाहियत बहुत कम थी। उसके बाद वाली गवर्नमेंट ने आके कुछ ना कुछ बिजली की पैदावार में एडिशन की, तो उससे मामला कुछ बेहतर हुए। तो ये काम भी एक जो था वो नेगेटिव था कि आप बिजली की पैदावार बढ़ाने में बहुत ज़्यादा नाकाम रहे। और एक वक्त में तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान का असल मसला ही बिजली की पैदावार का ना होना है। तो ये काम हुआ। अब आजकल जो उनके हवाले से उनको लेके जो एक डिबेट चल रही है, जो एक बहस चल रही है मुल्क में कि क्या वो गद्दार थे या मुहिब वतन थे, अब हम उसके ऊपर थोड़ी-सी उसको देखते हैं कि वो क्या था। अब अगर हम उनकी मुहिब वतनी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 से 3 जंगें लड़ी और उसमें उनको गैलेंट्री अवार्ड भी मिला हुआ है। तो 1965 की जंग में उन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, यानी कि वो बहादुर सिपाही थे। फिर उन्होंने जब हुकूमत में आके जब उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए कोशिशें की, तो उसमें भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो गद्दार थे। वो उन्होंने एज़ ए मुहिब वतन पाकिस्तान को लेके चलने की कोशिश की। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि वो मुहिब वतन नहीं थे। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो गद्दार भी नहीं थे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ सकते हैं। इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है कि पाकिस्तान का सिस्टम गद्दार किसको कहता है। सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के थ्रू, यानी कि नज़रिया ज़रूरत के तहत हमने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह देखे, गवर्नमेंट्स को आते और जाते हुए देखा। तो ऑलरेडी पाकिस्तान में कोई लिमिट सेट नहीं थी कि कोई भी आके उस लिमिट को क्रॉस करता, लिमिट ही नहीं थी। जो शख्स पोजीशन में होता था, जो शख्स पावर में होता था, वो अपनी मर्ज़ी से सिस्टम को चला लेता था। अब इसकी एग्ज़ाम्पल तो सबसे बड़ी तो ये है कि जी जो उनको माज़ूल किया गया 1999 में, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उनको माज़ूल किया, वो किन ग्राउंड्स के ऊपर माज़ूल किया? यानी कि आपका सिस्टम इतना कमज़ोर है कि कोई भी शख्स पावर में हो, वो अपनी मर्ज़ी से सिस्टम को चलाने की कोशिश करता है, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है और सिस्टम कभी भी उसको रिपल्स नहीं करता। जो उसके ऊपर अटैक होता है वो उसको उसको जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, सिस्टम वीक है। नवाज शरीफ ने भी गलत किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आइन को तोड़ा, सिस्टम ने कोई लिमिट ही नहीं उनको दी हुई थी, आइन टूट गया, वो गलत था। फिर उसके बाद आज के दौर में क्या हो रहा है? आज के दौर में नून लीग की गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट पीटीआई के गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के लोगों को, उनके वज़रा को, उनके पीटीआई के मेंबरान को जो छोटी-छोटी बात पे मुकदमात करके उनको जेलों की नज़र कर रहे हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, उनको कैसे-कैसे नहीं रगेद रहे। तो ये सब क्या है? सिस्टम की वीकनेस है। आपका सिस्टम डिफ़ाइन ही नहीं करता कि कौन गद्दार है, कौन नहीं। गद्दार तो आपने जो डिक्लेयर किया परवेज़ मुशर्रफ साहब को, वो तो खुद गवर्नमेंट में आने के बाद नून लीग ने उनको गद्दार डिक्लेयर किया। उन्होंने आइन में चेंजिंग की और उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। अगर उनको गद्दार डिक्लेयर किया, तो जो वो खुद इक़दामात कर रहे हैं, उनको कौन गलत कहेगा? उन्होंने तो उनको डिक्लेयर कर दिया, आज फिर वो गवर्नमेंट में है, आज फिर वो वही काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सिस्टम उनको रोकने में नाकाम है, बुरी तरह नाकाम है। तो सिस्टम वीक है बहुत ज़्यादा। तो सिस्टम हमें अलाउ ही नहीं करता कि हम उनको गद्दार कहें। सिस्टम ने एक लिमिट डिक्लेयर की हुई है, सिस्टम ने एक लिमिट लगाई हुई है, आप उस लिमिट को क्रॉस करें, फिर आप गद्दार। लेकिन जिस दौर में उन्होंने ये काम किया, उस दौर में सिस्टम में कोई भी जो थी वो इस तरह की रुकावट नहीं थी कि उस रुकावट को अबूर करते और सिस्टम कहता जी ये तो गद्दार है। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को हम अगर गद्दार कहें, तो वो भी मेरी नज़र में कोई ठीक चीज़ नहीं है।
सिस्टम को ऑलरेडी उनके लिए लिमिट लगाने की ज़रूरत थी। तो आज आज हमें ये चीज़ें डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, या हम पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, तो हमें ये लिमिट्स लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें आज ये देखना लाज़मी हमारे लिए ज़रूरी है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बहुत गलत इक़दाम किया था। हमें ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी दशनाम तरादियाँ करके किसी दूसरी गवर्नमेंट का तख्ता कैसे उल्टेगा। हमें ये भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू अगर जमहूरियत किसी के जमहूरी हक़ पे डाका मारा गया, यानी अवाम के जमहूरी हक़ पे डाका मारा गया, हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू आपने किसी की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, तो ये गलत है। जमहूरियत के अगेंस्ट है। हॉर्स ट्रेडिंग जमहूरियत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त ही नहीं देती। हमें फिर ये भी देखने की ज़रूरत है कि आपका जो आज सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से मुखालफिन को, वो गलत है। तो कहने का मकसद है हमें ये चीज़ें डिफ़ाइन करनी है, हमें अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, और इसके अंदर अगर हम ये कहें कि जी आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी जुडिशरी, इन सब का बहुत ज़्यादा रोल, बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता था, तो वो गलत नहीं है। और मेरी नज़र में तो सारी खराबियों की जड़ ही यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो आपकी सिस्टम को चलाने के लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इस चीज़ में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। उनकी खुद बहुत ज़्यादा सियासी पाबंदियाँ हैं, उनके खुद बहुत ज़्यादा मफादात हैं, ज़ाती मफादात हैं, तो वो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में रोल प्ले नहीं कर रहे। फिर आवाम के ऊपर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आती है कि आवाम इस चीज़ में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। आवाम की तरफ से जमहूरी तर्ज़ अमल जो आवाम का है, वो किसी भी तरह जस्टिफिएबल नहीं है। आवाम को बल्कि अगर हम ये कहेंगे, वो जी बहुत कम इंटरेस्टेड दिखाई देती है कि हुकूमती लेवल पे क्या चल रहा है, महकमों के लेवल पे क्या चल रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। तो लिमिट लगाने की बहुत ज़रूरत है, फिर हम कह सकेंगे जी कि वो किरदार है, वो नहीं। सारा कुछ ही गलत हुआ है। नवाज़ शरीफ ने उनको माज़ूल किया, वो गलत था। उन्होंने आइन तोड़ा, गलत था। नवाज़ शरीफ साहब जो आज कर रहे हैं मुखालफिन के साथ, वो गलत है। यानी कि अपने हिसाब से सिस्टम को मोल्ड करके चीज़ों को चलाना गलत है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत में रोल प्ले करिए, गलत है। उनका आइनी रोल ही नहीं है ये वाला। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। पाकिस्तान का जो देरीना मसला डॉलर है, वो स्टिल उसी तरह मौजूद है। महंगाई का तूफ़ान है, वो मज़ीद जो शिद्दत के साथ बढ़ता ही जा रहा है, अवाम की तरफ बढ़ता ही जा रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे पिछले दिनों $40-41 सिर्फ चाहिए थे, तो मैं लाहौर में मौजूद था, तो मुझे डॉलर नहीं मिल रहे थे। मैं करेंसी एक्सचेंज ऑफिसेज़ में गया, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ नहीं पकड़ाया। अब उनका कहना ये था जी कि आप वीज़ा लाएँ, आप टिकट लाएँ, उनकी कॉपियाँ हमारे हवाले करें, अपना आईडी कार्ड की कॉपी हवाले करें, फिर हम आपको $40 देंगे। अब मुझे तो इसलिए चाहिए ही नहीं था, लेकिन मुझे चाहिए ज़रूरी था, वो किसी और हवाले से चाहिए था, तो मुझे वहाँ से नहीं मिला। फिर मैं बाहर निकला, तो मुझे एक एजेंट ने, यानी कि एक इनफॉर्मल वे में मुझे एजेंट ने महंगे पैसों के एवज़ मुझे वो $40 फराहम किए। अब पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज है। अब अगर देखा जाए तो उसने भी किसी करेंसी एक्सचेंज वाले से ला के दिए थे उस एजेंट ने मुझे, तो करेंसी एक्सचेंज वालों के पास डॉलर मौजूद है। लेकिन वो जो ग्रे मार्केट है, खड़ी हो गई थी पिछले जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना के जो डॉलर के रेट को फिक्स करने की वजह से, वो अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। उसमें अवाम को जो मसाइल का सामना था डॉलर का ना होने की वजह से, वो यूँ का त्यों मौजूद है। ऑल्दो के IMF के साथ बातचीत चल रही है, सारा कुछ ठीक है, गवर्नमेंट ने ग्रे मार्केट को जो है ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ किया भी होगा शायद, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे, यानी कि जो हकीकत में, उसका कोई असर नज़र नहीं आता। और फिर एक और ख़बर अभी चली है कि जी $50 लाख डेली बेसिस पे अफ़गानिस्तान से स्मगल हो रहे हैं, पाकिस्तान से। भाई पाकिस्तान में तो पहले ही डॉलर नहीं है, तो ये स्मगल कैसे हो रहे हैं, और करने वाले कौन लोग हैं? क्या वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं? क्या उनको कानून के कटहरे में लाना ज़रूरी नहीं है? क्या उनके ऊपर क्रैकडाउन करना ज़रूरी नहीं है? अगर गवर्नमेंट क्रैकडाउन नहीं कर पा रही, तो क्यों नहीं कर पा रही? क्या गवर्नमेंट के पास एबिलिटी नहीं है? इसका हल सबसे अच्छा तो ये है कि सबसे पहले तो इन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। इनके पास जो भी डॉलर्स अवेलेबल हैं, उनको उनको जो है वो अवेलेबल किया जाए गवर्नमेंट के पास, लोगों के लिए, आम ज़रूरियात के लिए। और दूसरा, गवर्नमेंट को जो है वो ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की जो मोनोपोली है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे एक अच्छा हल ये हो सकता है कि गवर्नमेंट खुद शहरों में, मतलब हर बड़े शहर में स्पेशली अपनी 2-2 4-4 ब्रांचेज़ बनाएँ, करेंसी एक्सचेंज की ब्रांचेज़ बनाएँ, जो लोगों को डॉलर अवेलेबल करें, लोगों की ज़रूरत के लिए डॉलर अवेलेबल करें। अदरवाइज़ तो ये तो बिल्कुल एक स्टॉक वाला मामला हो गया कि जी किसी चीज़ की कीमत आप देख रहे हैं बढ़ने वाली है, शॉर्टेज है, गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, इधर-उधर भी नहीं है, तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप रोक लें। आप उसको एक जो है वो ब्लैक मार्केट के थ्रू आप उसको महंगी कीमत से बेचें। तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। और जो $50 लाख अफ़गानिस्तान में जा रहे हैं,
ये बहुत गलत काम हो रहा है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी नहीं है रिज़र्व्स, तो ये कैसे जा रहे हैं? इसके ऊपर क्यों नहीं गवर्नमेंट अभी तक अपना रोल प्ले कर सकी? तो गवर्नमेंट की नाअहली खैर बहुत सारे और दूसरे मामलात में भी नज़र आ रही है। जो सियासी मुखालिफिन के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट की नाअहली है। इस हवाले से भी गवर्नमेंट की नाअहली है। होशरुबा महंगाई जो बढ़ती जा रही है, कल बल्कि फ्यूल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई थी, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही था कि जी आने वाले दिनों में उसका रेट बढ़ेगा, तो वो स्टॉक कर लिया गया। अब डिपो के लेवल पे स्टॉक किया गया या क पंप्स के लेवल, पेट्रोल पंप्स के लेवल पे स्टॉक किया गया, ये तो गवर्नमेंट ने देखना है कि गवर्नमेंट का कोई इदारा नहीं है जो इन चीज़ों को चेक करे, जो इन चीज़ों को देखे। तो ये सवालात हैं जिनका जवाब गवर्नमेंट के पास ही है, आम लोगों के पास नहीं है, लेकिन लोग मुसलसल सफ़र कर रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक ही। आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।